नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अपने पहले करंट अफेयर नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है आरएएस के अभ्यर्थियों के लिए कि आरएएस नोटिफिकेशन 2026 है वो आ चुका है और जल्दी उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएंगे। 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक रात्रि को 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 29 नवंबर को प्री परीक्षा होना तय हो गया है। लगभग पूरा 6 महीने के पास हमारे पास समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करके हमें पढ़ना है। बात करें मुख्य पदों की तो आरएएस के लिए 57 है, आरपीएस के लिए 26 और राजस्थान अकाउंट सर्विस के लिए 36 पद हैं। बाकी सारे पद ये किसके हैं? अधीनस्थ सेवाओं के हैं। टोटल 192 पद हैं राज्य सेवाओं के लिए और 415 पद हैं अधीनस्थ सेवाओं के लिए। टोटल 607 पदों पर है और बाद में जैसे ये भर्ती संपन्न होगी तब तक पदों की संख्या है वो जाहिर सी बात है बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। 6 महीने तो प्री में ही पड़े हैं, 3-4 महीने फिर मेंस में लगेंगे, 3-4 महीने इंटरव्यू में लगेंगे, तो 1 साल का समय है। तो तब तक पदों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, तो सभी अभ्यर्थी है वो अच्छे से तैयारी करें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से। इसमें जो अपनी पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसमें एआई के ऐप हैं, 3 ऐप हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिससे एआई और ऑटोमेशन है उसको सुविधा होगी। इसके लिए नई स्कीम जो लॉन्च की गई है उसका नाम रखा गया है सार्थक पीडीएस। स्कीम वही है, बस इसमें एआई का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। सार्थक पीडीएस की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। एआई ऑटोमेशन को शामिल किया गया है। इससे जो पीडीएस प्रणाली है वो हमारी पारदर्शी होगी, तेज होगी और तकनीकी से लैस हो जाएगी। अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। ये सूचना दी है हमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अपने अश्विनी वैष्णव ने। 3 एआई मॉड्यूल हैं वो इससे संबंधित हैं। पहला एआई मॉड्यूल है निर्मल, जो रियल टाइम लाभार्थियों की रजिस्ट्री करेगा। दूसरा मॉड्यूल है आशा, यह बहुभाषी शिकायत निवारण प्रणाली है। जो भी पीडीएस के लाभार्थी हैं, अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो इसके थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और त्वरित निपटान उनको मिलेगा, जो व्हाट्सएप के जरिए, आईवीआरएस के जरिए और चैटबॉट के जरिए होगी। आईवीआरएस जो हम कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं ना, उसको बोलते हैं आईवीआरएस। और तीसरा है सक्षम मॉड्यूल, जो पूरी अनाज आपूर्ति का प्रबंध देखेगा कि कहाँ पर राशन है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है या नहीं, वहाँ का जो स्टोरेज है वो अभी कितना है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? सक्षम। तो निर्मल क्या करेगा? रजिस्ट्री करेगा। आशा शिकायतों का निवारण करेगा और सक्षम है वो पूरी सप्लाई है उसको मैनेज करेगा। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से रिलेटेड याचिकाएं थी, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने एसआईआर करवाई है, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण है। जो पूरी मतदाता सूची थी 13 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, उसमें काफ़ी लोगों के वोट है वो हटाए गए हैं, क्योंकि कुछ तो दूसरी जगह रहने लग गए थे, कुछ एक्सपायर कर गए थे, लेकिन उनके वोट अभी भी चल रहे थे, तो उनको हटाया गया है। इन पर आरोप लगे थे कि ये नागरिकता जांचने का प्रयास है, क्योंकि चुनाव आयोग है वो मतदाता सूची को परिवर्तित करेगा, लेकिन जो नागरिकता है वो जांचने का अधिकार किसका है? सरकार का है। और दशकों पुराने दस्तावेज अगर नहीं पाए जाते हैं किसी के पास, तो उसका वोट है वो हटा दिया जाता है, जिससे जो गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुनाया है कि चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि मतदाता सूची को तैयार करे और उसको सुधारे, और एसआईआर है वो उसका एक भाग है। हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है वो जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे अलग है। इसकी संवैधानिक आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ चुनाव करवाना ही एक लोकतंत्र की परिभाषा नहीं होती है। जो चुनाव से पहले मतदाता सूची है वो भी सटीक होनी चाहिए। नागरिकता बनाम वोटर लिस्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। बात करें चुनाव आयोग के बारे में तो ये भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है। शुरुआत में यह 1 सदस्यीय निकाय था, बीच में फिर यह 3 सदस्यीय हुआ, वापस 1 सदस्यीय हुआ और फिर अब बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त
और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। अगर इनको हटाने की प्रक्रिया देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया है, और इलेक्शन कमीशन है 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग किस किस के चुनाव करवाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव करवाता है। फिर ये एडिटोरियल है कि रूबियो की यात्रा, भारत को साधने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल मिशन। इसमें यूएस इंडिया रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि पिछले जब से ट्रंप आया है तब से जो टैरिफ व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, जिससे भारत अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव आया था। तो उसी को भरने की कोशिश में मार्को रूबियो है वो काफ़ी दिनों से भारत में है, समझौते किए थे। साथ में क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी, उसमें भी काफ़ी समझौते किए। तो ये डैमेज कंट्रोल करने का एक प्रयास था कि भारत अमेरिका संबंधों में जो असहजता थी उसको दूर करने के लिए मार्को रूबियो ने ये एक तरह से निर्देश दिया है कि भारत एशिया में अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। भारत की चिंताएं क्या है इसमें? एक तो टैरिफ विवाद जो अमेरिका के साथ चलता रहता है, दूसरा अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकी है, क्योंकि अभी अमेरिका ईरान का जो युद्ध है उसकी मध्यस्थता भी कौन कर रहा है? पाकिस्तान को दी गई है, तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। चीन के प्रति नरम रुख, चीन और अमेरिका है दोनों संघर्ष की स्थिति में रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रंप ने अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनके सीईओ के साथ जो चीन की यात्रा की तो उससे भी भारत की चिंताएं बढ़ी थी। और ईरान संकट, ईरान है वो भी भारत का एक अच्छा रणनीतिक साझेदार है। हमारा वहाँ पर चाबहार पोर्ट है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है पेट्रोलियम के आयात निर्यात के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि हम किसका पक्ष लें। लेकिन मार्को रूबियो ने इसके लिए एक संदेश दिया है कि क्वाड को मजबूती के साथ बढ़ाना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती जो सैन्य क्षमता है उसको संतुलित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा है उस पर ध्यान देना है। अगर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी होती है तो अमेरिका से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो भारत को दी जाएगी। और रणनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, जो हम ईरान का भी रणनीतिक साझेदार हैं और अमेरिका के भी हैं, तो दोनों में संतुलन साध सकते हैं। द्विपक्षीय मुद्दे और चुनौतियां क्या है अमेरिका और भारत के बीच में? व्यापारिक नीतियां हैं। भारत है वो अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर नाराज होता है, तो वहीं अमेरिका है वो कृषि और जो डेयरी सेक्टर है वो भारत अपना अमेरिका के उत्पादों के लिए नहीं खोल रहा है, तो इससे असहज होता है। दूसरा है वीज़ा और आवर्जन। अमेरिका का जो H-1B वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है, उससे जो भारतीय पेशेवर हैं जो काम करने जाते हैं या फिर स्टूडेंट हो गए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, इससे दिक्कत आती है। जबकि भारत की रूस के ऊपर जो निर्भरता है पेट्रोलियम के लिए, उससे अमेरिका है वो असहज होता है। तो ये प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ। फिर हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का ये आर्टिकल आया है वीर सावरकर की जयंती के ऊपर। इसमें मुख्य बातें हम देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 28 मई 1833 ईस्वी को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव। इन्होंने शुरुआत में मित्र मेला नामक एक संगठन बनाया था जो आगे चलकर 1905 में क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, जिसमें बदल गया। इनकी पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता समर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये 1907 के अंदर लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए थे, वहाँ से इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। फिर 1910 में अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जब इनको जहाज़ से भारत लाया जा रहा था तो ये फ्रांस के मार्सेले बंदरगाह से पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वापस इनको पकड़ दिया जाता है। इनको दोहरा आजीवन कारावास दिया गया था, 50 वर्ष की सज़ा दी गई थी और सेलुलर जेल में ये 1911 से 21 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने जेल की दीवारों पर कविताएं लिखी और इनका एक फेमस कोट है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता याचना से नहीं बल्कि संघर्ष, पराक्रम और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है। तो ये है वीर सावरकर से रिलेटेड कुछ उनकी जीवनी के तथ्य। फिर 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि असम की विधानसभा में यूसीसी है वो
विधेयक यूसीसी विधेयक प्रस्तुत किया गया था और वो पास हो चुका है। और ये तीसरा राज्य बन गया है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में पहले से ही लागू था, उत्तराखंड ने किया, फिर गुजरात ने किया और अब असम ने किया। फिर हमारे मेवाड़ की जो कोफ्तगिरी खंजर है वो भेंट किया था हमारे पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को। तो ये सिकलीगढ़ आर्ट्स कार्यशाला में बनाया गया था। 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया। सिकली है वो एक जात विशेष फौलादी कड़ा था जिससे एक समुदाय विशेष था, वो जो पुरानी शाही तलवारें होता था उनको चमकाता था और वो इतनी चमक जाती थी कि उसमें बाद में आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। इसी सिकली कड़े से काम करने वालों को बाद में क्या कहा गया, सिकलीगार कहा गया। और इन्हीं के द्वारा उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर ये बनाए जाते हैं। फिर है हरियालो ऐप से होगी पौधों की जियो टैगिंग। जो मुख्य सचिव है अपने वी श्रीनिवास, उन्होंने कहा है कि हरियालो ऐप के जरिए जियो टैगिंग का मतलब पौधे कहाँ लगाए जा रहे हैं, लाइव फोटो अपलोड करना, ये चीजें होंगी। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत। ये दैनिक भास्कर के डेली करंट अफेयर हैं। उनमें पहला है कि जनसंख्या बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज यानी जो घुसपैठ हुई है या और कोई कारण है, इनके क्या कारण रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी है वो कम हुई है जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। फिर जो अपना ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल, जिसमें इसको सारी जानकारी है वो एक साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर एक स्टेरॉयड ओलंपिक शब्द आया था। ओलंपिक में किसी भी प्रकार की जो डोपिंग होती है यानी नशा करके प्रतिभागी भाग नहीं ले सकते, लेकिन उसकी जगह इसका उल्टा है वो एनहांस्ड गेम, यानी उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग करके उस गेम में भाग ले सकते हो। ये पहले लास वेगास में आयोजित किए गए। फिर अजमेर कैरिज कारखाना है, ये एक रेलवे कारखाना है जहां पर बायो टॉयलेट बैक्टीरिया का निर्माण किया गया है और ये ऐसा करने वाला देश का पहला रेलवे कारखाना है। इससे पहले अभी तक हम जो निजी कंपनियां हैं उनसे इस चीज का आयात करते थे। बैक्टीरिया का नाम है इनोक्यूलम बैक्टीरिया। ये अपशिष्ट को पानी और गैस में परिवर्तित कर सकता है। फिर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, VVP सेकंड। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सीमा के ऊपर गांव हैं हम उनको अभी तक आखिरी गांव बोलते थे, लेकिन इसकी परिभाषा चेंज करते हुए उन्हें देश के प्रथम गांव की नाम दिया गया है। तो इनमें विकास के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए, स्वच्छता के लिए, बिजली पानी की आपूर्ति के लिए अभी 3 करोड़ रुपए हर गाँव के लिए विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम सेकंड में निर्धारित किए गए हैं और 184 गाँव हैं, इनका विस्तार किया जाएगा। ये जो उत्तरी राज्य हैं भारत के, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख क्षेत्र, उसके अंदर विकसित किए जाएंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर जिले के गांव हैं वो इसमें शामिल होंगे। एक करंट अफेयर है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ PN पणिकर। PN पणिकर कौन थे? ये केरल के रहने वाले थे जिन्होंने केरल में पुस्तकालय एवं साक्षरता आंदोलन चलाया था। तो युवाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव जरूर देना और ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।